लखनऊ में आज पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया और वहां लगी 3 राष्ट्र पुरुषों की भव्य प्रतिमाओं को स्थापित किया। प्रेरणा लेने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन विपक्ष को इन राष्ट्र विभूतियों में भी जाति और सियासत ही नजर आई। अब इसे बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड समझना क्या संकुचित मानसिकता वाले सियासी चश्मे से देखना सही नहीं? आखिर क्यों राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर विपक्ष का पंडा वर्सेस पीडीए विवाद शुरू हो गया? समझिए इस रिपोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये स्मारक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में बना है। 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ में फैला ये मेमोरियल कमल के आकार का है। पहली बार बीजेपी ने पार्टी के 3 शिखर पुरुषों की शिखर छूती 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं यहां स्थापित की हैं। यहाँ एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो इन राष्ट्रीय नेताओं के महान योगदान और विचारों को प्रदर्शित करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। थोड़ी देर पहले मुझे यहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उनके सम्मान में है जिन्हें बीजेपी राष्ट्र विभूति मानती है। देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के पीएम रहे, जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक जनसंघ अध्यक्ष भी रहे। लखनऊ से लंबे समय तक सांसद रहे। जनसंघ के संस्थापकों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर मुद्दे पर जो वैचारिक एजेंडा आगे रखा था, बीजेपी उस पर अडिग रही और पीएम मोदी की अगुवाई में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में सत्ता में लौटी थी, तो कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया। पार्टी ने एक विधान, एक संविधान और एक झंडे का अपना मिशन पूरा किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के चिंतक और संगठनकर्ता थे और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। उनकी नीतियों को समर्पित बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आने और राज्यों में विस्तार के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना को साकार किया। उनकी सोच समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ी थी। मोदी सरकार की उज्ज्वला, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की आयुष्मान योजना, जनधन योजना, मुफ्त खाद्यान्न योजना, पीएम आवास योजना इसी एजेंडे को साकार करने की सोच को दिखाती है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था।
वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। हालांकि ये पहली बार है कि बीजेपी अपने शिखर पुरुषों की मूर्तियां गढ़ने लगी है। पहली बार पार्टी के 3 शिखर पुरुषों की शिखर चूती 65 फीट कांस्य प्रतिमाएं एक पार्क में स्थापित की गईं। अब आइए इसके सियासी एजेंडे पर। तीनों नेता जिनकी मूर्ति राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगाई गई है, उन्हें बीजेपी अपना आदर्श मानती है। ये तीनों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी देश की राजनीति में ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इसमें राष्ट्र की विभूति नहीं बल्कि जाति दिखती है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बीजेपी पर हमला किया और सवाल उठाते हुए पूछा कि बीजेपी ने यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की मूर्तियां ही क्यों लगवाई है। AIMIM प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा है कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96%, 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी कि जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। साथ ही असीम वकार को दूसरी विपक्षी पार्टियों से शिकायत भी है कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर ब्राह्मणों की मूर्ति लगाने पर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करती। शायद वो भूल जाते हैं कि मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ में जिस तरह से दलित समाज को साधने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के नाम पर पार्क बनवाया, उसी तर्ज पर एसपी ने राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण करवाया। हालांकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी ने भी राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि यहाँ पर पीडीए के महापुरुषों की मूर्तियां भी होनी चाहिए थी। एसपी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि इस पार्क में जो मूर्तियां लगी हैं, निश्चित रूप से समाज में उनका योगदान रहा है, इस पर ऐतराज नहीं। लेकिन अगर इस पार्क में पीडीए समाज से आने वाले दूसरे महापुरुषों की मूर्ति भी लगती तो बेहतर होता। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन 3 ब्राह्मण चेहरों के बहाने बीजेपी ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देने की कवायद में है, क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में मात्र 14 महीने बचे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगाई गई जनसंघ के तीनों नेताओं की मूर्तियों के बहाने क्या बीजेपी ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देना चाहती है? माना जा रहा है कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अपने बिगड़े राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है, क्योंकि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता करीब 9% माने जाते हैं। राज्य की 90 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण आबादी 15% से ज्यादा है। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 89% वोट बीजेपी को मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% और कांग्रेस को 1% समर्थन मिला। 2017 में भी बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिले थे, जो बताता है कि बीजेपी को ब्राह्मण वर्ग का समर्थन मिलता रहा है, जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के तहत केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है, जो ओबीसी समाज को दोबारा साधने का दांव है। लेकिन साथ ही ऊंची जातियों के भीतर भी ये भावना है कि उनकी अनदेखी ना हो। इस दिशा में देखें तो यूपी में सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ है, जो क्षत्रिय समुदाय से है।
ब्राह्मण समाज से ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम जरूर हैं, लेकिन सत्ता और संगठन दोनों के शीर्ष पर कोई ब्राह्मण नहीं है। इस क्रम में लखनऊ में 2 दिन पहले ही बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक भी हुई है, जिसके दौरान जाति आधारित राजनीति में ब्राह्मण समाज की भूमिका और प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। जाहिर है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल से बीजेपी का भले ही ब्राह्मण वाला दांव भी सधे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर बनी प्रतिमाओं को सिर्फ जाति के खांचे में बांटकर कतई नहीं देखा जा सकता। इसका संदेश राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।